अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा सफ़ उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। और जनाब आज का दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज बल्कि सुबह सवेरे ही मौसम इतना खुशगवार हो चुका है, बारिश बरस रही है और मूसलाधार बारिश बरस रही है। इस वक्त भी बाहर जो है बादलों ने अपने डेरे जमाए हुए हैं। मौसम के हवाले से भी बात करेंगे, आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे कि किस तरह का मौसम पूरा दिन रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हमने करना है और आपको बताना है आज का दौर तेज़ रफ्तारी का दौर है और हर गुज़रते लम्हे इसमें कुछ ऐसा बदल जाता है कि ज़िंदगी की शक्ल सूरत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। और कुछ दहाइयों में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ईजाद हुई हैं जिनसे ज़िंदगी पहले की तरह सादा नहीं रही है। यूँ तो अब हम पहले से भी ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, मगर इंसान के अंदर का जो एक एहसास होता है ना, उससे यकसर मुख्तलिफ है। हर फ़र्द अपने आप में बहुत तन्हा महसूस करता है। यहाँ अब आसाइशों के लिए सामान तो बहुत है, मगर ज़िंदगी पहले जितनी पुरसकून नहीं रही है। एक अफरा तफरी का आलम बरपा हो चुका है। इसमें आपको नज़र आता होगा तरह तरह की पेचीदगियाँ आ चुकी हैं। एक तरफ मौशी बदहाली का खौफ है तो दूसरी तरफ मौसमी शिद्दतें जो है ना वो हमें परेशान रखती हैं। लेकिन ज़िंदगी यही है और यही ज़िंदगी का नाम है और ये जीने का नाम भी है। इसी को जी कर गुजारा जा सकता है। और जीने के लिए सबसे अहम चीज़ जिसे कहा जाता है वो ये है कि कि आप खुश हों, अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करते हों, उसे अप्रिशिएट करते हों। इसीलिए इसमें वो काम करें जो आपकी खुशी का बायस हो। उन चीज़ों को भी वक्त दें जो आपको आपकी अपनी ज़ात के करीब करती हैं। यकीनन यही चीज़ें आपकी हकीकी खुशी भी होती हैं और गहमा गहमी के दौर में यही चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को खालिस भी बना सकती है। और हम सबको कह लें कि भूख लगती है, पेट लगा हुआ है और इसी के लिए हम लोग रोज़ी कमाना चाह रहे होते हैं और हमारी सबसे बड़ी मजबूरी भी यही होती है और हम सब इसी के लिए जिद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन इंसान की कहानी इस पेट से कुछ ज़्यादा है। इंसान शऊर रखता है, जज्बात रखता है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है वो इसकी फ़हमो फरासत भी रखता है और यादाश्त भी रखता है। रोटी के लिए काम तो सब करते हैं, लेकिन इस इनर पीस, इस इंटरनल कॉन्शियसनेस के लिए बहुत ही कम लोग हैं जो कुछ कर रहे होते हैं। हैरानकुन बात यह है कि इसी वजह से हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें खुश लोगों की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। इस हवाले से आपको चाहिए कि आप अपने जुनून की चीज़ों पर गौर करें, वहीं आपका इंटरेस्ट होता है, उन्हीं पर हमें काम करना चाहिए। जुनून एक एनर्जी का नाम है और ये एनर्जी आपके अंदर पनपती जाती है। और अगर आप ऐसे कामों में मशगूल रहेंगे जो आपको एक्साइट करते हैं ताकि आपकी जो शख्सियत है वो रोशन रहे और इस दुनिया की पेचीदगियों से बुझा ना सके, आपको चाहिए कि जो भी काम करें आप कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हो। जैसे नई ज़ुबानें सीखना, कुछ नया लिखना पढ़ना सीखना, किसी पसंद की फ़ील्ड पर नॉलेज लेना, किसी इस्लामी मौजू पर तहकीक करना, किस्से कहानियाँ पढ़ना या दूसरों को कोई सबक पढ़ाना या ख़ुद किसी आर्ट को सीखना, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, सीखी जा सकती हैं। और ऐसी चीज़ें यकीनन आपका जो इंटरेस्ट है ना वो भी डेवलप करती हैं, मज़ीद डेवलप करती है। मज़ा तो तब है कि आप ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करें ताकि आपका ध्यान बस इन पर रहे, ना कि पैसे के ऊपर है। आपको बताऊं कि आप ऐसे पसंद के कामों से खुश क्यों होते हैं या इनसे आपकी शख्सियत ग्रो कैसे करती है। यही वो काम होते हैं जो आपको लिटरली टाइम एंड स्पेस से आउट कर देती है। इनसे आपका जो सबकॉन्शियसनेस माइंड है ना या सबकॉन्शियसनेस है वो बहुत पुरसकून महसूस करती है। आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों की तरक्की के फ़ेज़ में चले जाते हैं। मगर हैक्टिक लाइफ में इस सब के लिए वक्त निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई नो। तो ज़िंदगी को बैलेंस्ड रखें ताकि कम से कम ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत तो आप अपने लिए वक्त निकाल सकें, अपने इंटरेस्ट के लिए वक्त निकाल सकें। और किस तरह आपने अपनी ज़िंदगी जीनी है, कौन कौन से आपने
मशगलों में अपने आप को मशगूल रखना है, वो भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह के मशगले आपके ज़िंदगी में होने चाहिए, एक्टिविटीज़ इस तरह की होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए जो आपको लिटरली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन जिसकी वजह से हो, कुछ नया सीखते जाए आप रोज़ाना की बुनियाद पर उन चीज़ों को करके। और अगर आपकी लाइफ बिल्कुल स्टैटिक हो चुकी है और आपको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिल रहा किसी भी दिन में, तो समझें कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है। अब अपनी सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है अगर आपकी ज़िंदगी जो है ना वो जमूद हो चुकी है, सही वर्ड ये है इसका। तो हम तो अपनी कोशिश कर रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कि किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, कुछ ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचाई जा सके जो आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हो। तो ये आज का पैगाम था हमारा। भी आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सी किताब वो आज हमारे लिए लेकर आए हैं। जी प्रोफेसर साहब। टॉलस्टॉय फ़न बराए ज़िंदगी या फ़न बराए अखलाक के दाई के तौर पर सामने आते हैं और कहते हैं कि इंसान अपना वक्त बर्बाद कर रहा है अगर उसका फ़न इंसान के लिए नाफ़े नहीं है। वो इस बात को भी मुस्तरद कर देता है कि फ़न का मकसद मुसर्रत का हुसूल है। उसके मुताबिक ये नज़रिया हुक्मरान तबके ने अवाम को उल्लू बनाने के लिए घड़ा है। टॉलस्टॉय के नज़दीक फ़न कम्युनिकेशन यानी अबलाग का नाम है, इसलिए अजीम फ़न वही है जो सब इंसानों की समझ में आ जाए। अगर फ़न आम आदमी समझ नहीं सकता और उसके लिए लिखारी ये नुक्ता नज़र इख्तियार करता है कि आम आदमी फ़न नहीं समझ सकता, तो ये गलत इस्तेदलाल है। वो फ़न ही नहीं है जो सिर्फ मखसूस अशख़ास की समझ में आए। ये खूबसूरत जो इक़्तिबास है आपके लिए, आपने देखा कि ये भी फ़लसफ़ियाना है और लेकिन साथ ही साथ ये अदबी भी है, क्योंकि लियो टॉलस्टॉय अदीब था, बड़ा अदीब तो फ़लसफ़ी तो था ही। यानी उसने ऐसा फ़लसफ़ा तो जिस तरह हम कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल ने अपना जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो सारा शायरी में पेश किया है और कुछ लेक्चर्स में है, तो इसी तरह टॉलस्टॉय के नावल्स में है, लेकिन उसने कुछ मज़ामीन भी लिखे हैं। और ये जो इक़्तिबासात हैं ये सारे टॉलस्टॉय के मज़मून में से लिए गए हैं। और ये जो मज़मून मैंने आपको सुनाया किस किताब से है, ये बड़ी शानदार किताब है, मग़रबी तनकीद का मुख्तसर तारुफ़, और ज़फ़र सपल साहब इसके मुसन्निफ़ हैं। इस किताब को शाया किया इदारा सकाफ़त इस्लामिया ने। देखने में ये बड़ी महीन बारीक किताब है, लेकिन दरअसल ये एक आप समझ लीजिए कि गैलरी है जिसमें अजीम लोग, तनकीद के लोग, मग़रबी तनकीद के लोग, उनके पेंटिंग्स लगी हुई हैं। आप उस गैलरी के कॉरिडोर में से गुज़रते चले जाते हैं, एक तस्वीर पे रुकते हैं और पूरी ज़िंदगी उसकी उस एक तस्वीर में आपको नज़र आती है। उसके बाद अगला कदम बढ़ाते हैं तो अगले कदम पर जो तस्वीर लगी हुई है वो भी पूरी ज़िंदगी अपने अंदर समोए हुए है। इस तरह आप कदम ब कदम आगे चलते चले जाते हैं और पूरी रिवायत से आशना हो जाते हैं। ये टेक्निक ज़फ़र साहब ने इस किताब में इस्तेमाल की है और बड़ी ही महारत से इस्तेमाल की है। असल में ज़फ़र साहब ख़ुद जो है वो फ़लसफ़े के आदमी हैं और हमने इन्हीं प्रोग्राम्स में, किताबों पे तबसरे में, इनकी जो पहली 3 किताबें हैं उन पर तबसरा पेश किया, जिसमें दास्तान दानिश वो आती है, यानी जो यूनान की दानिश है वो आती है। तो मुस्लिम फ़लसफ़े पे भी किताब है, तो बड़ी अच्छी किताबें हैं ज़फ़र साहब की हैं। ये वाली जो किताब है एक फ़लसफ़ी ने अपने एंगल के साथ मग़रबी लिटरेचर पर नज़र डाली है और उसमें ज़ाहिर है तनकीद तो है ही, जो कि इसके नाम से ज़ाहिर है, उसमें अजीम तख्लीक़ात का बड़ा अच्छा ज़िक्र है। मिसाल के तौर पे गोएटे के जो नावल के बारे में इसमें मुझे लाइन पढ़ने को मिली, वो ये थी कि गोएटे के 2 शाहकार हैं जिनको कभी ज़वाल नहीं है। एक द सोरोज़ ऑफ यंग वर्थर, आपको याद आ जाएगा कि हमने इन्हीं प्रोग्राम्स में इस नावलेट पर मुफस्सल बहस की थी, और दूसरा डॉक्टर फाउस्ट। तो गोएटे के अलावा इसको बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो हर ज़माने का नक्काद है। इसके अलावा T.S. एलियट के मज़ामीन, फिर फ़िलिप सिडनी बड़ा शानदार आदमी है। इसके बारे में मुझे याद आता है डॉक्टर जमील जालबी की किताब है अरस्तू से एलियट तक। फ़िलिप सिडनी के बारे में क्या कहते हैं, फ़िलिप सिडनी ने कहा कि शायरी एक ऐसी बुज़ुर्ग खातून है कि जब वो अपनी बात करती है, दूसरे अल्फाज में कहानी सुनाना शुरू करती है, तो बच्चे अपना खेल छोड़कर
उसकी कहानी सुनने के लिए आ जाते हैं और उधर मुतवज्जो हो जाते हैं। अजीम शायरी में ये कुव्वत होती है कि लोग अपना आप भूल जाएं और उसके सहर में खो जाएं। तो आप देखें कि इसमें जो टॉल्स्टाई की बात की गई है, फिर जो इस किताब में जो खूबसूरती है वो मैं अर्ज़ करता हूँ, मैंने एक जगह पे नोट किया ताकि मैं ज़ुबानी बात करते हुए, वैसे तो अक्सर हम एक्सटेम्पोर बात कर रहे होते हैं, तो हर शख्स का क्रक्स इन्होंने बयान किया। सुकरात से शुरू किया और तनकीद और तख्लीक को सुकरात ने अलग अलग करके दिखाया इनके मजमून में से। इसी तरह अफलातून का जो नज़रिया था फ़न के बारे में, वो कॉपी ऑफ कॉपी था। अरस्तु कहता है कि जो फ़न होता है वो कैथारसिस होता है और इंसान उससे लुत्फ़ उठाता है। और होरेस नए अल्फाज शायर को बेधड़क इस्तेमाल करने चाहिए, यानी होरेस के मजमून का क्रक्स ये है। इसी तरह लॉन्जाइनस जो है वो कहता है पॉपुलर अदब भी बड़ा अदब होता है। आज ये बड़ी बहस है कि क्या पॉपुलर अदब सिडनी शेल्डन के जो नावल हैं या अगाथा क्रिस्टी के जो नावल्स हैं वो गैब्रियल गार्शिया मार्केज़ के नावल्स के बराबर हैं क्या। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे जो उमैरा अहमद, निमरा अहमद के नावल्स हैं, क्या वो बानो आपा या एनी आपा के नावल्स के बराबर हैं। तो उसमें लॉन्जाइनस जो है ना, आप इसकी इस बात को उस पर अप्लाई करके देखें तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। फिर दांते जो है उसने लातीनी से बगावत की और ख़ुद अपना नकाद बना। फ़िलिप सिडनी जो है वो निशात सानिया का पैगंबर बना। और बोयलो जो है वो शायरी के हक़ में बोयलो तो कहता है कि जो सेहत ज़ुबान है उसका बड़ा आपको ख्याल रखना चाहिए। और बोयलो ने एक और बात बड़ी दिलचस्प कही, उसने कहा कि इंसान किसी भी पेशे में दूसरे दर्जे पर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। एक बंदा कारपेंटर है, अव्वल दर्जे का कारपेंटर है, लेकिन एक बंदा दूसरे दर्जे का कारपेंटर है तो उसकी अपनी जो है ना वो दुनिया है, उसके अपने कस्टमर्स हैं, उसका अपना मकाम है, वो वहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन कहता है कि शायर दूसरे दर्जे का चल नहीं सकता। तो ये इस तरह की अजीमुशान हिकमत भरी बातें वो हमें मिलती हैं इस छोटी सी किताब में। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम मतलब अगर मैं ये कहूँ, एक तो गैलरी की मिसाल शुरू में दी, एक मैं ये कहूँ कि अगर आपने एक वीडियो देखी हो जिसमें एक बीज को आपके सामने मिट्टी में वो दबाया जाता है, पानी दिया जाता है और बीज फलता फूलता है और पूरा एक अच्छा पौधा बन जाता है और उस पर फिर मज़ीद बीज यानी कि फल फूल आते हैं, तो वो सारा कुछ आपके सामने हो रहा होता है। अगर आपने यही अमल इसमें देखना है अदब में, तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। ठीक है जी, प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की किताब के साथ हमारा तारुफ करा रहे थे। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ हम अपनी सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं कि जनाब हमने अपनी सेहत को किस तरह बरकरार रखना है। तो आज हमने बात करनी है गट हेल्थ के हवाले से। मॉनसून का मौसम है, मॉनसून में आपको पता है कि स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों को इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्टमक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कुछ चीज़ कह लें कि हज़म भी नहीं हो रही होती है। हम मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ ले रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारी गट हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी, हमारा मैदा ही नहीं सही रहेगा, हमारा स्टमक ही नहीं सही रहेगा, हमारी ओवरऑल जो कह लें कि बॉडी के फंक्शंस हैं वो ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो गट हेल्थ से हमारे कौन कौन से ऐसे जो बॉडी के सिस्टम है वो मुंसलिक होते हैं कि हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। उसके लिए क्या क्या हमें ग़िज़ा लेनी चाहिए, कौन सी ग़िज़ा से इज्तनाब करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है हमारी गट हेल्थ का बेहतर होना, इस पर बात करनी है हमने। डॉक्टर अबीरा सलीम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर अबीरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अबीरा, सबसे पहले तो ये बताइए कि गट हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी क्यों है? पहले तो हमें ये देखना है कि लाइक वाई गट हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। कि साइंटिफिक वे में कहा जाता है कि हमारी जो गट हेल्थ है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। लाइक अगर आप स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि जब भी वो स्ट्रेस में होते हैं
तो उनकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, या उनकी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, उनका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए हमारी जो गट हेल्थ है वो हमारा सेकंड ब्रेन कहा गया है, कि जिस तरह आप जब डिप्रेशन में होते हैं तो आपकी मेंटल सिचुएशन भी ख़राब हो जाती है और आप फिज़िकली भी वीक होना शुरू हो जाते हैं, या आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। उसी तरह से हमारी जो गट हेल्थ है वो हमारी पूरी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। बिकॉज हमने जो मील इनटेक करनी है, जो न्यूट्रिएंट इनटेक करना है, ऑब्वियसली वो हमारी गट ने उसको आगे नरिश करना है, हमारी बॉडी को नरिश करना है। तो जब हमारी गट हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो जो हम खाना इनटेक कर रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, वो ठीक से हमारी बॉडी को नरिश नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बॉडी के कौन कौन से फंक्शंस हैं जो गट हेल्थ के साथ रिलेट करते हैं, को रिलेट कर रहे होते हैं? हमारी पूरी बॉडी ही गट हेल्थ के साथ रिलेट कर रही है। बिकॉज एक जैसे लाइक एग्जांपल ऑफ कार, ठीक है, उसके इंजन में पेट्रोल जाएगा, ऑयल जाएगा, तो दे वर लाइक वो चलेगी थ्रू आउट द टाइम, आप उसको चेंज करते रहेंगे। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर गट हेल्थ है। तो अगर हम उसको एक मील दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली उसको काम नहीं करेगी, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं करेगी, प्रॉपरली न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं जाएगी, हमारे ब्लड में नहीं जाएंगे, तो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। ठीक है, मतलब हमारी ओवरऑल बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो गट हेल्थ के साथ को रिलेट करते हैं। अगर हमारी गट हेल्थ नहीं सही रहेगी तो अच्छा, दूसरा कहा जाता है कि जो हमारी आंतें हैं वो उनका बराह रास्त इंसान के मूड के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दिस इज़ लाइक द को रिलेटेड सिस्टम ना। हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम है वो को रिलेट कर रहे हैं। लाइक अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारा हार्ट है, लिवर है, किडनीज़ है, पैंक्रियाज हैं, कुछ भी हैं, या जिस तरह आपने कहा कि आंतें हैं, गट हेल्थ है, तो वो को रिलेट कर रहे हैं। अब जब हमारी गट हेल्थ ठीक नहीं होगी या हमारी आंतें ठीक नहीं होंगी तो वो इफ़ेक्ट क्या आता है, आपके माउथ पे आता है। मतलब जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स के साथ कोरिलेट हैं। अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो आंखें चेक कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं आप अपनी टंग दिखाएं, ठीक है। तो दिस इज़ द सिस्टम कि हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन के साथ कोरिलेट है, कि हम एक्सटर्नल ऑर्गन की हेल्थ को देख के ये पता लगाते हैं कि हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन की हेल्थ किस तरह की है, कैसी है। तो फिर किस तरह हमारी जो गट हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, किन चीज़ों की वजह से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी गट हेल्थ, जैसे मैंने कहा कि गट हेल्थ जो है वो गट जो है हमारा सेकंड ब्रेन है। तो सबसे पहले तो इन दैट टाइम स्ट्रेस, डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हमारी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। दूसरा, इनटेक ऑफ जंक फूड, इनटेक ऑफ लाइक शुगर, बेवरेजेस और जितने भी ड्रिंक्स हैं आजकल आपको पता है, कैंड जूस एंड ऑल, तो इसकी वजह से हमारी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। हमारी गट हेल्थ को जो चाहिए होता है वो प्रोबायोटिक्स होते हैं। अच्छा, जिस तरह लाइक हेयर्स को आपके जिंक चाहिए है, नेल्स को जिंक चाहिए है, आपकी बोन्स को कैल्शियम चाहिए, दिस इज़ द फूड ऑफ योर बॉडी। तो हमारी गट हेल्थ का जो फूड है वो प्रोबायोटिक्स है। तो अगर हम उसको वो नहीं देंगे तो ऑब्वियसली हमारी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अच्छा, मतलब उसका जो फूड है वो प्रोबायोटिक्स है। तो प्रोबायोटिक्स कौन कौन सी डाइट के अंदर हमें मिल रहे होते हैं, कौन से फूड ग्रुप्स के अंदर हमें मिल रहे होते हैं? हमारे जो लाइक हेल्दी प्रोबायोटिक्स हैं वो हमारी कलर्ड वेजिटेबल्स में है। फ्रेश कलर्ड वेजिटेबल्स जितनी भी हैं हमारे पास, स्पिनच आ जाती है, उसमें कैरेट आ जाती है, उसमें सैलड्स आ जाती हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी प्रोबायोटिक्स हैं। उसके अलावा कर्ड है, योगर्ट है, दीज ऑल आर प्रोबायोटिक्स, आर हेल्दी प्रोबायोटिक्स। तो अगर हम नॉर्मली ये देखें कि हमें क्या चीज़ इनटेक करनी चाहिए, तो उसमें हमारे पास नट्स आता है। नट्स फॉर ऑल सीजन इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर गट हेल्थ। अच्छा, जितने भी नट्स आते हैं। स्पिनच जो है मानसून के मौसम में, जैसे अभी आपने बात की, तो मानसून इज़ अ लाइक बारिश, ठीक है। तो उसमें यह है कि बारिश में वाटर बॉर्न डिसीजेस भी आती हैं। वाटर बॉर्न डिसीजेस हमारे पास टाइफाइड, हेपेटाइटिस और कुछ इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। और मानसून में ऐसा होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है ना वो भी लो हो जाती है। इस वजह से जो लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, फिर उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मानसून में ये है कि आपको अपनी गट हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। बिकॉज जो आपकी गट हेल्थ में प्रोबायोटिक्स होते हैं, बैक्टीरिया सेल्स होते हैं, दे आर द इम्यूनिटी बूस्टर्स।
अच्छा, ओके। ठीक है, दे आर द सिक्योरिटी ऑफ योर बॉडी। जिस तरह हम यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी करते हैं, तो वो हमारी बॉडी की सिक्योरिटी है कि वो जितने फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं बाहर से या फॉरेन इन्फेक्शंस होते हैं उसको बॉडी में आने से रोकते हैं। अच्छा, तो सबसे बेहतरीन कौन सी चीज़ है जो अगर डेली रूटीन में आप खा रहे हैं तो उससे आपके जो प्रोबायोटिक्स हैं या आपके गट हेल्थ है वो बेहतर हो रही है? उसमें हमारे पास तो फ्रेश वेजिटेबल्स आते हैं, अच्छा। कलर्ड वेजिटेबल्स, जो अच्छा, जो लोग वेजिटेबल्स का नहीं इस्तेमाल करते हैं, हाँ, वो जिनको दही नहीं ले पसंद सकते है। हैं। वो अच्छा। दही मतलब जो दही के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं हाँ। वो हमारी गट में भी होते हैं। अच्छा। इट डजंट मीन दैट यू थिंक अबाउट कि गट में होते हैं तो हमें दही नहीं इंटेक हाँ। करना। जो दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं आर द हेल्दी प्रोबायोटिक्स। तो आप अच्छा। रेगुलरली डेली दही का बेसिस पे आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते अच्छा। हैं, आप वेजिटेबल्स को इन अ फॉर्म ऑफ सैलड ले सकते हैं रेगुलरली। ओके। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी गट के लिए बहुत अच्छा है, आप उसको इनटेक करें। क्यूकम्बर है, कैरेट है और फ्रेश जूसेस भी आते हैं इस पर। अच्छा। नॉट इनटेक ऑफ एक्सेस ऑफ फ्रेश जूसेस, ठीक है, लेकिन लाइक नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्रेश जूसेस उसमें भी प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, तो आप वो भी इनटेक कर सकते हैं रेगुलर डेली बेसिस पे। ठीक है, तो वो फ्रेश जूसेस में कौन कौन से हम लोग फिर फ्रूट्स का फ्रेश जूस ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप फ्रूट्स का ले सकते हैं। कैरेट का जूस है, चुकंदर का है, एप्पल का है, ऑरेंज है, आप मतलब ऑल फ्रूट्स आप किसी का भी जूस इनटेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि आपने उसको एक नॉर्मल अमाउंट में इनटेक करना है, उसको एक्सेस नहीं करना, उसको ज़्यादा नहीं करना, बिकॉज उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने उसको एक लिमिट में इनटेक करना। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे शुगर कंटेंट मेरे ख्याल से हर बीमारी की जड़ है इस वक्त। जब भी कोई बात होती है, किसी भी बीमारी के बारे में बात होती है, सबसे पहले कहा जाता है कि कट आउट योर शुगर। तो अगर बिलफर्ज के अगर एक हफ्ते के लिए हमने शुगर को बिल्कुल ही अपनी डाइट से निकाल दिया है, तो क्या क्या हमारी सेहत के ऊपर असर हो सकता है? आपको एक वीक पे ही पता चलेगा कि आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आना शुरू हो गए। क्या चेंजिंग जा सकती है? इंटरनल चेंजेस जो है वो आपको आपकी जब इम्यूनिटी बूस्ट होती है ना तो आपको फील आ जाती है। अच्छा। शुगर इज़ अ वाइट पॉइजन इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज। जो है शुगर को वाइट पॉइजन कहा जाता है ना, कि उसकी इनटेक से ये है कि आपकी पैंक्रियाज इफेक्ट होती हैं। पैंक्रियाज इफेक्ट होती हैं तो फिर आपको डायबिटीज़ का इशू होता है। जब डायबिटीज़ का इशू होता है तो वो अटैक करती है आपके बॉडी ऑर्गन्स पे। वो किडनीज भी हो सकती हैं, वो हार्ट भी हो सकता है, वो आपकी आंखें भी हो सकती हैं। तो ओवरऑल ये है कि द बेस इज शुगर, कि शुगर इनटेक करने की वजह से आपकी बॉडी ऑर्गन्स इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कि आप फिर उसको कोरिलेट नहीं कर पाते एक टाइम पे। और अगर आप शुगर इनटेक नहीं करते तो सबसे पहले तो जो बेसिक चेंज है वो आपको अपनी इम्यूनिटी में नज़र आएगा। अच्छा। कि आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट होगी, आपको फ्रेश फील होगा, आपकी स्किन बेहतर होगी। तो ये कुछ चेंजेस है कि अगर आप नॉट फॉर 1 वीक, चेंजेस तो ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ ट्राई टू अवॉइड शुगर। लेकिन वो क्या वाइट शुगर की फॉर्म में ही शुगर इनटेक हमने अवॉइड करना है या प्रॉपर मीठे से भी हमने अवॉइड करना है? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर मीठे से उसमें ये आ जाता है कि जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, बेकरी आइटम है, डिजर्ट्स होते हैं, सारी हैं, तो इन चीज़ों से तो आपको करना है। और वाइट शुगर से हाँ यस यू कैन इनटेक ब्राउन शुगर लिटिल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मीठा छोड़ ही दें, आप ब्राउन शुगर इनटेक कर सकते हैं। लेकिन येस बेकरी आइटम्स, बेवरेजेस, वाइट शुगर दे आर द बेस ऑफ डिसीजेस। तो मतलब अगर आप एक हफ्ते के लिए भी शुगर छोड़ते हैं तो आपको उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। सबसे पहले कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप होना शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरा फ्रूट्स के अंदर भी क्या ऐसी चीज़ें या प्रोबायोटिक्स ऐसे मौजूद होते हैं? और आजकल के जो वेदर के हिसाब से जो फ्रूट्स आए हुए हैं, मैंगोज़ हैं, चेरीज़ हैं, इसके अलावा आड़ू है, इस तरह के क्या इनके अंदर भी हैं जो हमारे गट हेल्थ को बेहतर करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप ये है कि इन स्पेसिफिक अमाउंट आप एक फ्रूट को या मील को इनटेक करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है। अच्छा। जिस तरह से जितने भी आपने फ्रूट्स बताए हैं आप उनको वंस अ डे इनटेक करें। शुगर पेशेंट के लिए तो ऑब्वियसली वो 2 नहीं इनटेक कर सकता। हाँ। लेकिन येस यू कैन इनटेक, क्योंकि हमारे फ्रूट्स के अंदर भी प्रोबायोटिक्स हैं। हम उनके जूसेस आप बनाएं, उनके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं। हमारी जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। कर्ड के अंदर हैं,
योगर्ट के अंदर है, स्पेनिश के अंदर है, तो वो एक बहुत अच्छा एक इम्यूनिटी बूस्टर है। क्यों हमने कोरिलेट किया था ना कि जैसे मानसून आता है इम्यूनिटी लो जाती है, तो हमें ऐसे फूड इनटेक करना है जिससे हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा हो, तो हमारे जो इन्फेक्शन जो हमें लग रहे हैं वो ना लगें, ताकि हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट कर सके, हमारी बॉडी उससे लड़ सके। तो हमें अब बच्चों की भी ख़ास तौर पर बड़ी इम्यूनिटी लो होती है, और जो हमारे घर के बुज़ुर्ग लोग होते हैं 40 अबव 50 अबव, उनकी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, तो उनके लिए भी यही सारी डाइट होनी चाहिए? जी बिल्कुल, उनके लिए यही होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए थोड़ी ज़्यादा एहतियात है, बिकॉज उस टाइम पे जब आप लिटिल एज और ज़्यादा एज में ऐसा होता है कि आपकी इम्यूनिटी वैसे ही लो होती है। अच्छा, ठीक है, नॉट विद द सीजन जो है वो तो ज़्यादा लो हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी फंक्शंस ही डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं उस एज में। तो उसमें यह है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और प्रॉपरली डाइट का बहुत ख्याल रखना है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे उनकी इम्यूनिटी लो हो और उनको इन्फेक्शंस और लगे। तो उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा डाइट का ख्याल रखना है। उनको रेगुलरली जो है आपने दही देना है जिसमें प्रोबायोटिक्स हैं, उनको फ्रूट्स देने हैं, उनको वेजिटेबल्स देने हैं, ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे। दही का जैसे आपने कहा कि इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स, लेकिन दही भी अब 2 फॉर्म में मिल रहे होते हैं ना, हमें एक पैकेज फॉर्म में और एक खुले वाले दही मिल रहा होता है। घर में भी कुछ लोग बना लेते हैं, तो कौन सी फॉर्म बेहतर है? घर वाला ऑब्वियसली सबसे बेहतर। और अगर घर वाला नहीं है फिर क्या तो फिर आप ले सकते हैं, नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग। तो ये है कि अगर आप घर वाला नहीं है तो यू कैन टेक पैकेज वाला भी और पैकेज और अदर वन। नहीं, पैकेज भी ले सकते हैं, बिकॉज वो प्रिजर्व होता है। तो उसमें नो डाउट प्रोबायोटिक्स अभी होते हैं। अच्छा, तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अब उसमें भी तो कुछ शुगर एडेड होती है ना, कुछ मीठे दही भी मिल रहे होते हैं। अब वी कैन टेक नेम, तो वो भी ठीक है। अगर हम ये देखें कि हमारे पास दोनों ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैं ये कहूँगी कि वो ले फिर ठीक है। अगर आपका सर बहुत दर्द कर रहा है और आप कह रहे हैं कि मेरा सर दर्द होता रहे लेकिन मैंने पेनाडोल डिस्प्रिन नहीं लेनी, तो इसमें यह है कि यू कैन इनटेक, मतलब आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है रिलीफ। तो अगर आपके पास वो 2 ऑप्शंस नहीं है तो फिर आप उसको ले सकते हैं। नो डाउट प्रिजर्व है, उसमें शुगर एडेड होती है, लेकिन इन अ सेंस यू कैन इनटेक, आप उसको दे सकते हैं। मतलब कुछ ना होने से होना बेहतर है, तो आप वो खा सकते हैं और डेली रूटीन में खाना चाहिए अगर आपकी गट हेल्थ आपने बेहतर बनानी है तो। यस, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि अबीरा, हमारी नींद का साइकिल कितना इम्पॉर्टेंट है? अगर हमारी नींद डिस्टर्ब रहती है तो हमारी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है या बॉडी की सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। हमारी नींद का साइकिल इतना इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह आपकी डाइट इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी को चलाने के लिए, उसी तरह आपकी नींद भी इम्पॉर्टेंट है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ है ना, लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ कॉल्ड जो आपकी ख़राब लाइफस्टाइल से आती हैं, नींद, लेट सोना या कम सोना इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर बैड लाइफस्टाइल। ओके, ठीक है, तो उससे भी आपको डायबिटीज़ के 70% चांसेस आपको लेट सोने से होते हैं रात में। अच्छा। कि जब आप बहुत लेट सो रहे होते हैं, आपकी स्लीप साइकिल ठीक नहीं होती, तो आपको डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा। डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी में जो है वो डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, आप फ्रेश फील नहीं कर पा रहे होते। तो नींद का साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ी मज़े की बात है कि आपका जो नींद का साइकिल है, जब आप प्रॉपर नींद पूरी करते हैं तो आपकी हाइट भी ज़्यादा होती है। अच्छा, यस, मतलब इफ़ यू आर टेकिंग, इट्स न्यू फॉर मी, मतलब ये बड़ी नई चीज़ है मेरे लिए कि अच्छा, नींद के साथ हमारे हाइट का भी ताल्लुक है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं, आप प्रॉपर नींद पूरी करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर सेल नरिश हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी के न्यू सेल बन रहे होते हैं, वो आपकी बॉडी को नरिश कर रहे होते हैं। तो आपका जो हाइट का भी एक कॉम्प्लीमेंट है वो हेल्थ के आपकी नींद के साथ है कि आप जितनी अच्छी नींद पूरी करेंगे उतनी आपकी हाइट बढ़ती है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो हर कोई यही कहता है कि हमें तो अच्छी वाली नींद ही नहीं आती, हमें तो प्रॉपर और डीप स्लीप जिसे कहा जाता है हमें तो वो आती ही नहीं है। तो क्या उसका भी हमारी क्या कहते हैं डाइट के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है कि हम ऐसी डाइट ले रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें नींद भी प्रॉपर नहीं आ रही होती? डाइट के साथ भी लिंक है, अब हमारे स्ट्रेस के साथ भी लिंक है, हमारे लाइफस्टाइल के साथ भी लिंक है कि जब आपकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है
तो आपकी नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि जब आपकी गट हेल्थ ख़राब होती है तो आपको रात में नींद नहीं आ रही होती, आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है तो आपको रात में नींद नहीं आ रही होती, या आपको नींद सही से नहीं आ रही होती। तो उसका भी एक फार्मूला है कि आप जो है रात को हाफ ग्लास ऑफ मिल्क, उसके अंदर आपने लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक, हल्दी ऐड करनी है, और उसके अंदर आपने 2 to 3-4 ड्रॉप्स ऑफ आलमंड ऑयल वो लेना है, और उसके साथ 8 बादाम आपने उसको पी के और साथ में 8 बादाम, तो इट इज़ लाइक पॉसिबल कि जो आपकी नींद है वो अच्छी हो जाए, नींद साइकिल जो है आपका वो बेहतर हो जाए। तो ये आज से आप लोगों ने करना है, मैंने भी करना है, फिर उसके बाद हम फीडबैक ज़रूर देंगे कि इससे हमें फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। डॉक्टर अबीरा सलीम हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर अबीरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है। और हम गट हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे कि कौन कौन सी डाइट उसके लिए बेहतर है। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जिस तरह फ्लोर मिल्स के हवाले से बात करी थी कि पाकिस्तान में भर में आज से फ्लोर मिल्स जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई हैं, और ये मामला जो है डेडलॉक बरकरार है इस मामले के हवाले से कि विद होल्डिंग टैक्स जो है उसको हटाया जाए। फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी जाएंगी। आटा अभी महंगा होने के जो खदशात हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो ये मामला क्या है, क्या क्या मुतालबात हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के हवाले से, और हुकूमत का स्टांस क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर मौजूद है, टेलीफोन लाइन पर हैं। उनसे बात करते हैं कि ये सारी जो कश्मकश का शिकार हुआ है ये मामला, ये कब हल होगा और कैसे हल होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। इमरान, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। इमरान, बताइएगा, हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान डेड लॉक बरकरार है, और आज से पाकिस्तान की जितनी भी फ्लोर मिल्स हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी है उन्होंने। जी, वालेकुम सलाम मुनीबा, आपके मॉर्निंग शो में खुश आमदेद। एक्चुअली बाहर बारिश इतनी ज़्यादा है कि आज का मौसम इतना अच्छा है, और इसके बाद अब हम फ्लोर मिल की हड़ताल पर बात कर रहे हैं तो वो उस पर ऐसा लग रहा है कि एक तरफ बारिश है, अब रहमत बरस रही है, और दूसरी तरफ जब हड़ताल का लफ्ज आता है तो वो गर्माहट पैदा करता है, क्योंकि हड़ताल एहतजाज की तरफ जाती है। तो अब ये मामला कुछ यूं है कि रोटी सस्ती हो गई, गंदम ओपन मार्केट में खुली बिकवा दी गई, फरोख्त हो गई, और उसके बाद आटा भी जो है वो सस्ता फरोख्त हो रहा है, और 900 रुपये 10 किलो आटे का थैला है, और इसी तरह 1850 रुपये 20 किलो आटे का थैला है। और आज से तकरीबन कोई 4-5-6 दिन कबल जो है फ्लोर मिल एसोसिएशन का जो एक इजलास हुआ था जनरल बॉडी का, उसमें ये तय कर लिया गया था कि अगर FBR की तरफ से विद होल्डिंग टैक्स का नफाज ख़त्म ना किया गया तो इसके हवाले से 10 जुलाई से हड़ताल की कॉल दे दी गई थी। अब FBR की तरफ से जो वो टैक्स है वो तो 2024-25 के बजट में उसका नफाज भी हो चुका हुआ है, और विद होल्डिंग टैक्स है, और चूँकि इनका ये कहना है कि हम तो पहले ही FBR का टैक्स जो है वो पेड है और हम अपनी रिटर्न वगैरह जमा करवाते हैं। हाँ। मगर अब मामला ये है कि अब छोटे यानी कि रिटेलर, होलसेलर और दुकानदार पर भी जो है वो विद होल्डिंग टैक्स जो है लगाया जा रहा है, और इसके हवाले से 5.5 जो विद होल्डिंग टैक्स है वो फ्लोर मिलिंग एजेंसी के ऊपर है, और इसी तरह फाइलर होलसेलर पर 0.10 और रिटेलर पर 0.50 और फ्लोर मिलर्स पर 5.5, और इसी तरह जो है जो फाइलर हैं ये उन पर 2% है, और रिटेलर पर 2.5 है, नॉन फाइलर जो हैं। अब मकसद ये कहने का है कि ये तमाम लोगों का टैक्स जो है उसको जमा करके सरकार में जमा कराना है, जिसके ऊपर एक जंग चल रही है कि ये जो काम आपने कहा है कि किसी से पैसे लेकर जाने, तो मेरे आपकी पॉकेट से ही पैसे हैं, आवाम के ऊपर ही जो है वो इजाफी बोझ पड़ना है, मगर ये तमाम जो पैसे जमा करवाने हैं ये फ्लोर मिलिंग एजेंसी की तरफ से जो है वो जमा करवाए जाएंगे। अब रिटेलर जो है वो होलसेलर से लड़ रहा है, और होलसेलर जो है वो रिटेलर से, और आम दुकानदार कहता है कि हमने ऊपर पैसे नहीं देने, आगे गाहक लड़ता है आपस में कि आपने आटा क्यों महंगा बेच रहे हैं। लेकिन आसिम रजा साहब का भी बयान हमारे सामने आया था इमरान, उन्होंने कहा था कि हमने हुकूमत को 5 दिन दिए हैं कि इस मामले पर नजरसानी की जाए या तवज्जो दी जाए, उनकी तरफ से नहीं दी गई है, और हम FBR का एजेंट बनकर काम नहीं कर सकते हैं। तो हुकूमत की तरफ से रिस्पॉन्स किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है इस मामले को लेकर?
इसी बात पे तो ये डेडलॉक बरकरार है कि वो ये कहते हैं कि हमने विद होल्डिंग टैक्स का एजेंट नहीं बनना। अगर आपने अच्छा। टैक्स इकट्ठा करना है तो डायरेक्ट आप रिटेलर से लें, डायरेक्ट होलसेलर से लें, डायरेक्ट आप उनसे लें। हमें क्यों कह रहे हैं कि आप इन सबको पैसे जो हैं आप हमें इकट्ठे करवा कर दें। और इसके ऊपर ही जो है कल के रोज जो चेयरमैन SPR हैं उनकी एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ जूम पर मीटिंग हुई है और इसका किरदार जो है वजीर खुराक बिलाल यासीन ने निभाया है कि जिसमें उन्होंने इनकी एक जूम मीटिंग करवा दी और उन्होंने इनकी बात तो सुनी मगर हरफे आम में इसको इस तरह एलेबोरेट करूंगा कि वो कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही आपकी। तो आवाज ऊंची करने का मतलब है कि और हड़ताल करो। अब हड़ताल जो है वो एहतजाज में अब तब्दील हो चुकी है, गैर मुइना मुद्दत तक जो है ये हड़ताल। अच्छा, ये नई डेवलपमेंट ये हुई है इस हवाले से। चले, आसिम रजा साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। इमरान, उनसे भी बात कर लेते हैं। चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिम साहब, उस दिन भी हमने आपसे बात की, हमने आपका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तब भी आपने ये कहा था कि हड़ताल के ऐलान कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर एक और बयान सामने आया फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से भी कि मुहर्रम में हम लोग इस हड़ताल को मुअख्खर कर देते हैं। अब दोबारा से पाकिस्तान भर में आज से फ्लोर मिल जो है वो बंद कर दी गई हैं। बताइएगा क्या सूरत हाल, आगे क्या लाया अमल अपनाया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि हमने जब 6 तारीख को जनरल बॉडी का इजलास हुआ जी, मुहर्रम उल हराम के तकद्दुस और महीने की उसको देखते हुए हमने 5 दिन आटे को फ्लड किया मार्केट के अंदर। अच्छा, ताकि आवाम सारे जुमसा है इससे मुतासर ना हो। यही वजह थी कि हमने 5 दिन की सप्लाई जारी रखी और परसों रात तक हमारी सप्लाई चल रही थी और उसी दिन ये फैसला कर दिया गया था कि हम 11 तारीख से मार्केट में सप्लाई नहीं देंगे और मिलें बंद कर देंगे। हमारे तो पास इस 5 दिन में आपने हुकूमत से राब्ता किया या हुकूमत ने आपसे राब्ता करने की कोशिश की, मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश की गई? देखें, जो ये इशू है ये है वफाकी हुकूमत का। अच्छा, सूबाई हुकूमत के साथ तो राब्ते में हम थे ही और हमारा कंसर्न भी हम अपना जिस हद तक हो सका हम समझाने की कोशिश करते रहे और उन्होंने समझा भी हमारे मामले को। क्योंकि ग्राइंडिंग चार्जेस जो होती है वो सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटल करते हैं और गंदम का रेट भी और आगे से आटे का रेट भी, और इसके अंदर जो बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो हमारा सिर्फ बीट ही है और उसके बाद बिजली का बिल आ जाता है। ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट करके जो हमारे पास बचता है हमारे ग्राइंडिंग चार्जेस के लिए वो अमाउंट इतनी नहीं है जितना बड़ा 5.5 का विद होल्डिंग टैक्स है। हमारी इंडस्ट्री पे जो टर्नओवर टैक्स का निफाज होता है और वो है 0.25 और 0.25 की बजाय विद होल्डिंग का मकसद क्या होता है, इन एडवांस आप टैक्स ले लेते हैं, साल के बाद आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा। और उसमें अगर कमी हो तो आप ले लेते हैं, जो इजाफा अगर ज्यादा जमा हुआ हो तो एओपीज और पार्टनरशिप कंसर्न के अंदर ये फुल एंड फाइनल एडजस्टमेंट हो जाती है। हमारे केस में ये कि हमारी 90% फ्लोर मिल्स जो है ये शायद इससे भी ज्यादा वो सारी एओपीज और पार्टनरशिप कंसर्न थी। हमारा टर्नओवर टैक्स है 0.25 जो हमसे विद होल्ड किया जा रहा है या कहा जा रहा है करने के लिए होलसेलर या जो हमें पेमेंट करेगा उसको 5.5। आप मुझे ये बताइए कि लेना आपने 0.25 है, एडवांस में आप 5.5 ले रहे हैं, इसकी क्या मंतक है? ये वायबल ही नहीं है। फिर प्लस हमारे पास कोई कुशन नहीं है जिसमें हम आपको दे सकें। अच्छा। आप तो ये चाहते हैं कि साल बाद आप अपनी इंडस्ट्री बेचें, हमारे नाम करें, आप घरों में चले जाएं। तो हमारी जो तमाम बरादरी थी, तमाम मिलर्स थे, उन्होंने कहा कि हमने साल बाद जो इनके नाम करनी है तो हम आज बंद करके अपने आप को बचा लेते हैं। ये 10 दिन का नुकसान जो हमने किया ये भी बड़ी मुश्किल से लोगों ने फुलफिल करना है। जो अगर ये वो ना होता हो तो ये तो अभी तक तो इंटैक्ट है, तो इतने पैसे तो हम पे पड़ चुके हैं। तो हमने अपने आप को अपने बच्चों के रोजगार को बचाने के लिए तो ये इसको बंद कर दिया। तो आसिम साहब फिर ये कब तक ये फ्लोर मिल्स बंद रहने वाली हैं, कोई आइडिया है? और ये जो आटे की सप्लाई बंद होने से आटा नायाब होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। देखें ये हमारा तो लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। अच्छा, मेरी मिलें पड़ी हैं, जिसने गंदम लानी है डाल के चला के बिजली का बिल दे के लेबर दे के ले जाए। मैं कहाँ से एक बोरी के साथ 600 रुपया दूं, मुझे आप ये बता दें। मेरे पास तो कुशन नहीं है। अगर कोई ख्वाहिश करता है कि ये नहीं चलनी चाहिए, जैसा आपने कहा कि हमने तो अपना जो हम किरदार अदा कर सकते हैं कि मार्केट में डिस्टॉर्शन ना आए, खराबी ना आए, मार्केट को फ्लड किया।
मैं आज भी कह रहा हूँ कि मार्केट में ओपन में अच्छा आटा पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी एक 8-10 दिन का ही होगा ना, इससे ज्यादा का तो नहीं होता रूटीन में। तो हमने 5 दिन फ्लड इसीलिए किया ताकि ये मामला खराब ना हो। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को आवाज नहीं जा रही या किसी को समझ नहीं आ रही या समझ आते हुए भी वो समझना नहीं चाह रहा, तो उससे फिर हम कुछ कर तो नहीं सकते। हमारे पास तो पैसे नहीं है भाई, हमारी मिलें पड़ी हैं, आप चला के रात से इन्होंने MDI चार्जेस भी 186% या 87% बढ़ा दिए हैं। मैं तो मिल बंद रख के भी मुझे 10 लाख या 8 लाख रुपया देना पड़ेगा। मेरे लिए तो ये वाइबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं काम करूँ। तो मैंने उससे बेहतर ये समझा कि मैं लोगों की तनख्वाहें 1-2 महीने अगर ये काम नहीं कर सकते तो मैं वो पे कर लूंगा। उसके बाद मतलब जब तक ये मामलात हल नहीं होंगे या फिर मुतालबात नहीं माने जाएंगे फ्लोर मिल्स एसोसिएशंस के, तब तक ये जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल जारी रहेगी और जितनी भी फ्लोर मिल्स हैं उनको बंद रखा जाएगा पाकिस्तान भर में। आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे जो हमें अपना मौक़िफ़ बता रहे थे। उसके साथ इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था जो कि ओवरऑल सिचुएशन से हमें आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से, क्योंकि ये महीना जारी व सारी है, बड़ा मुक़द्दस महीना समझा जाता है, इसकी फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा है, इसमें रोज़े भी रखे जाते हैं। क्या सबक सिखाता है मुहर्रम का महीना हमें, इससे क्या अख़ज़ किया जा सकता है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद हैं, मारूफ सीनियर स्कॉलर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। और उनके साथ साथ फ़िदाउर रहमान हैदरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वो भी मजहबी स्कॉलर हैं, आपको भी फ़िदा साहब खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब आप ही की तरफ आऊँगी, मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज हमने बात करनी है। इस महीने की फ़जीलत क्या है, कुरान मजीद क्या सबक देता है हमें? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम की मुतबरक साआतें इस वक्त हमारी ज़िंदगियों में शामिल हैं, और हम ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में ये हमें रहनुमाई अता फ़रमाई कि दिनों की जो तरतीब है उसके एतबार से अल्लाह ने इसको 12 महीनों में तकसीम किया, और इन 12 में से 4 महीनों को अल्लाह ने हुर्मत का महीना करार दिया। उन हुर्मत के अजीमुल मरतबत महीनों में अगर साल के आगाज़ से हम देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि पहला महीना ही मुहर्रमुल हराम का है, और इसकी निस्बत से ये यानी साल का भी पहला महीना है और उसके साथ हुर्मत का भी पहला महीना इसको करार दिया गया। और ये इसकी हुर्मत जो है उसके बारे में आप अंदाज़ा लगाएं कि इसका मकाम ऐसा इस आला दर्जे का है कि हम ये देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जो ज़माना है वो भी, और ख़ुद हुज़ूर का ज़माना ऐलान नबूवत से पहले का जो दौर है उसमें भी इस महीने की हुर्मत अरबों के यहाँ मुसल्लमा थी, और वो इन महीनों के अंदर जो है वो आपस में जंग नहीं किया करते थे, कत्ल के बदले मौकूफ़ कर दिया करते थे, और यानी गोया लड़ाई झगड़ा और तलवार जो है वो नियाम के अंदर चली जाया करती थी। तो इसकी हुर्मत उस ज़माने में भी मौजूद थी। अब हम जब इस्लामी तारीख़ का देखते हैं अहवाल, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और लम्हे मौजूद तक ये पूरी की पूरी जो इलाही तारीख़ है इंसानों की अल्लाह के पैगाम के लिए, इसकी तरवीज व अशात के लिए जो तारीख़ हमारे पास मौजूद है, ये सारी की सारी ही किसी न किसी अंदाज़ में कुर्बानी के साथ मंसूब है। हम ये देखते हैं कि साल का आखिरी महीना ज़ुल्हज हो तो उसमें भी हमें नज़र आता है कि एक अल्लाह के अज़ीम शान नबी जो हैं उनकी और उनके खानवादे की, उनके जो अहले खाना हैं, अहले बैत हैं, उनकी कुर्बानी नज़र आती है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। और अगर हम साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम देखें तो इसमें भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अज़ीमुल मरतबत हस्ती, अल्लाह के महबूब तरीन रसूल जो हैं उनके खानवादे, उनके अहले बैत की, यानी हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा जो हैं उनकी कुर्बानी हमें नज़र आती है। तो गोया साल का आगाज़ हो या साल का अंजाम हो, ये पूरे का पूरा जो सफ़र है ये कुर्बानियों से जो है वो मुनव्वर है और मुअत्तर है। और हम ये देखते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक का तो मामला ये, हम जैसे मैंने कहा ना कि आखिरी महीना जो है उसके अंदर भी कुर्बानी मौजूद है और पहले महीने में भी कुर्बानी मौजूद है। दोनों अल्लाह के अज़ीमुल मरतबत रसूल और उनके खानवादे हैं। अल्लाह को इन दोनों की कुर्बानी, गो कि ज़ाहिरी तौर पर ये एक ही खानवादा है, लेकिन इन दोनों घरानों की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ इतनी मकबूल है कि अल्लाह ने जैसे कुर्बानियों की तारीख़ में इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है महीनों की सूरत में, बिल्कुल इसी तरह
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुरूद में भी इन दोनों घरानों को इकट्ठा कर दिया है। जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उसमें आले इब्राहीम पर भी दुरूद पढ़ते हैं और आले रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दुरूद पढ़ते हैं। गोया ये दुरूद जो है अल्लाह ने रहती दुनिया के सारे इंसानों पर इसे लाजिम करार दे दिया है कि जब जब सरकार ख़त्मी मरतबत पर हदियात दुरूद पेश किए जाएँ तो वहाँ आपकी आले पाक की उस कुर्बानी की निस्बत से उनको भी याद किया जाए और उनके ऊपर भी दुरूद और सलाम जो है वो पेश किया जाए। और मुहर्रमुल हराम का जो पूरा महीना है हम ये देखते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर इसमें जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की से मंसूब जो आपकी शहादत के जो दिन हैं उनके हवाले से भी बात होती है। और फिर इसी में सबसे नुमायाँ हवाला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे का वाक़या करबला का है। लेकिन अगर हम मुहर्रम की सिर्फ सरकार दो आलम की ज़िंदगी की निस्बत से तारीफ़ अगर करें, उसको देखना जानना परखना शुरू करें तो हमें एक बड़ा अजीब सा हम पर मंजरनामा खुलता है कि आमुल फ़ील जो है जिस साल हुजूर पैदा हुए, वो जो अबरहा का वाक़या है जिसके अंदर खाना काबा के ऊपर वो आता है और आकर हमला करता है, गोया अल्लाह के आसार, अल्लाह की निशानी को मिटाने की कोशिश की जाती है। यानी इंसानी तारीख़ में पहली मरतबा ये ज़रूरत हुई कि अल्लाह के घर को गिराने के लिए बाकायदा मुहिम जुई की गई। एक लश्कर की शक्ल में हाथियों के साथ आया, जिसे कुरान हकीम के अंदर सूरह फ़ील में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको महफूज किया और हम तक उसे रहती दुनिया तक के लिए अमर कर दिया। वो आमुल फ़ील का जो जिसकी निस्बत से इसको आमुल फ़ील कहते हैं, फ़ील हाथी को कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि सूरह फ़ील में अल्लाह ने बताया कि अल्लाह ने जो है वो अबाबिलों के ज़रिए से उनको जो है वो उनको नेस्तु नाबूद किया, निशान इबरत बनाया। अल्लाह के घर की भी हिफाजत हुई और अल्लाह के घर की हिफाजत करने वाले जो लोग थे उनकी भी हिफाजत की गई। हमने देखा कि वो जो आमुल फ़ील है जिसकी निस्बत से इस वाक़े की निस्बत से जिसे हम आमुल फ़ील कहते हैं, जिसमें हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, ये जो आमुल फ़ील की निस्बत से वाक़या है यानी अबरहा वाला, इसकी तारीख़ ने अपने अंदर जो है वो मुहर्रमुल हराम की निस्बत से ही महफूज की है। इसी तरह हुजूर की ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो शेब अबी तालिब जैसा जो एक अज़ीमुश्शान और दर्दनाक वाक़या हमें नज़र आता है, जिसमें लगभग 3.25 बरस रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक समाजी जो बाइकआउट है उसका सामना करना पड़ा और अपने ख़ानदान के अफराद के साथ जो है उन्हें एक घाटी के अंदर पनाह लेना पड़ी। शेब अबी तालिब जो है वो भी मुहर्रम के अंदर नज़र आता है। और आप ये देखें कि करबला का जो वाक़या है उसके अंदर भी आले बनी हाशिम जो है उन्हीं को कुर्बानी देते हुए हमें नज़र आते हैं। और जो शेब अबी तालिब के अंदर रसूल रहमत के साथ मैसूर होने वाला खानवादा है वो भी आले बनी हाशिम है। तो सो ये पूरे का पूरा घराना ही जो है वो कुर्बानियों की तारीख लिए हुए और हम सब के लिए एक निशान मंजिल है। बेशक ऐसे ही है। तो हमारे साथ फ़िदौर रहमान साहब भी मौजूद हैं। फ़िदौर रहमान साहब, जिस तरह रोज़े रखे जाते हैं, इसमें भी मुहर्रम के भी रोज़े रखे जाते हैं, उनकी फ़जीलत क्या बयान की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ानुल मुक़द्दस के रोज़ों के बाद जो अफजल रोज़े हैं वो मुहर्रम के रोज़े हैं। और इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं शहरुल्लाहिल मुहर्रम, यानी मुहर्रम अल्लाह का महीना है। और फिर इसके रोज़ों के हवाले से हमें बिलखुसूस अशूरा का रोज़ा हमें मिलता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखने का। थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाएंगे। रमज़ानुल मुक़द्दस के रोज़ों की फ़र्ज़ियत से क़बल 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा ये फ़र्ज़ था। जब रमज़ानुल मुक़द्दस के रोज़ों का हुक्म आया तो उसके बाद फिर 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म उठा लिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि चाहो तो रख लो, चाहो तो छोड़ दो। लेकिन अपना मामूल था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10वीं का रोज़ा रखा करते थे। जब सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये रोज़ा तो यहूदी भी रखते हैं, और चूँकि उनका नज़रिया ये है कि हज़रत मूसा अलैहि सलातो तस्लीम को उनकी कौम को फ़िरौन से नजात मिली, वो उस खुशी में 10 का रोज़ा रखते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालफत करो, आइंदा साल हम इसके साथ एक रोज़ा और मिलाएंगे, 9वीं का मिलाएंगे या इसके साथ 11वीं का मिलाएंगे। अगला सवाल ये पैदा होता है कि आया सिर्फ़ 10वीं का रोज़ा रखने पर अजर व सवाब मिलेगा या इसमें कोई कराहत, कोई नापसंदीदगी? तो फ़ुक़हाए इस्लाम यहाँ फरमाते हैं कि अकेला तन्हा 10वीं का रोज़ा रखना कराहत तंज़ीही यानी नापसंदीदा है। बाहर का जो रखता है उसको अजर तो रोज़े का मिलता है, लेकिन एहतमाम ये कर लेना चाहिए कि एक रोज़ा
ज़ायद मिलाना चाहिए, साथ आसानी हो तो 9वीं का मिला लिया जाए, आसानी हो तो साथ 11वीं का मिला लेना चाहिए। और फिर इस रोज़े के हवाले से मैंने पस मंज़र भी बयान कर दिया, फ़जीलत भी बयान कर दी, लेकिन मुहर्रमुल हराम के हवाले से इमाम अबू बकर जस्सास अलैहिर्रहमा जो मुफस्सिर कुरान हैं, आप फरमाते हैं कि इस महीने से चूँकि इस्लामी साल का आगाज़ होता है तो कोई आदमी ज़िक्र व इबादत, सदका व खैरात और आमाल सालिहा को जब अपना मामूल इस महीने में बनाने की कोशिश करेगा तो अल्लाह जल्ल जलालुहु उसे पूरा साल नेक आमाल की तौफीक अता फरमाएगा। ठीक है, मतलब ये क्योंकि आगाज़ हो रहा है और अगर आप आगाज़ में ही कर लेते हैं तो अल्लाह पाक आपको तौफीक अता फरमाता है कि इसी तरह के जो अमल है, बाबरकत अमल है, वो आप सर अंजाम दें। तो आपसे भी पीर साहब रोज़ों के हवाले से भी पूछेंगे इसकी फजीलत। दूसरा ये कि ये मुहर्रम का महीना, पूरा महीना हमें क्या सबक देकर जाता है? एक तो करबला का सबक तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा हमें क्या क्या सबक जो है वो मुहर्रम के महीने से मिलता है? बिस्मिल्लाह रब्बिल मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, जिस तरह अलामा साहब ने फरमा दिया, रोज़ों की निस्बत से तो बहुत क्लैरिटी से हम तक ये बात पहुँची कि रमज़ान के बाद जो चंद रोज़े बहुत अजीमुल मरतबत हैं उनमें से ये मुहर्रम के महीने, और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतवातरा के तौर पर हमें नज़र आता है कि मदीने का पूरा ज़माना जो है बिल एहतमाम हुजूर ने मुहर्रम के जो हैं वो रोज़े उनको इख्तियार किया, और ज़ाहिर हुजूर की निस्बत से फिर हुजूर के असहाब ने भी इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, और हम तक ये तारीख़ी हवाला पहुँचाती है कि कम व बेश हर ज़माने के जो सालिहीन थे उन्हें अल्लाह ने इस रोज़े के एहतमाम की तौफ़ीक अता की। तो यकीनन इसके साथ बहुत सारी रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें और बहुत सारी हिकमतें इसके साथ वाबस्ता हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि ये महीना हमें पैगाम क्या देता है, तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये महीना बुनियादी तौर पर सबसे नुमाया पैगाम ये देता है कि अगर आप हक़ के ऊपर कायम हैं और हक़ के ऊपर मौजूद हैं, और आपको ये यकीन है कि आप जो कुछ कह रहे हैं, जो आपका नज़रिया है, जो आपका बयानिया है, वो वाक़तन हक़ पर मबनी है, तो फिर उसको जिसे कहते हैं ना, उस पर कायम रहने के लिए आपको किसी दर्जे की भी कुर्बानी देना पड़ी तो आपको उससे अपने आप को जो है वो दस्तबरदार नहीं करना चाहिए। आप ज़ाहिरी तौर पर ताकत में कम हों, वसाइल में कम हों, उस वक्त का जो जिस ज़माने में आप मौजूद हैं वो उस ज़माने का जो माहौल और मंजरनामा बेशक आपके कितनी ख़िलाफ़ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप हक़ पर मौजूद हैं तो फिर आपको अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के हुसूल के लिए नताइज से बेपरवाह होते हुए अपने आप को इस्तकामत के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश करना होता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें ये पैगाम देती है। आप ये देखिए ना कि हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी हकीकत में ये जो एक अज़मत की और इसार की, अल्लाह के रस्ते में अपने आप को पेश करने की जो एक तारीख़ है अहलुल्लाह की, मैं ये समझता हूँ उसका एक ये नुक्ता कमाल इस अंदाज़ में है कि इससे पहले इंसानी तारीख़ में अम्बिया और मुरसलीन समेत जितने सालिहीन ने अल्लाह के लिए, अल्लाह के निज़ाम के नफाज के लिए कुर्बानियों की जितनी शक्लें और जितनी हैसियतें उनकी ज़िंदगियों में हमें नज़र आती हैं, वो सारी की सारी कुर्बानी की हैसियतें, वो सारी जहतें हज़रत इमाम हुसैन के इस एक वाक़े के अंदर हमें नज़र आती हैं। आप देखें ना कि इससे पहले अम्बिया और मुरसलीन ने अपनी जानें पेश की, तो यहाँ जानें पेश करते हुए नज़र आते हैं हज़रत इमाम हुसैन और आपके रुफ़क़ा। यानी आप देखें जान की कुर्बानी देना पड़ती है, तब भी उसके अंदर वो कुर्बानी हमें नज़र आती है। अहलुल्लाह ने अगर अल्लाह की रज़ा के पाने के लिए अपनी माल की और औलाद की कुर्बानी दी, तशख़्ख़ुस की कुर्बानी दी, इज़्ज़त व वक़ार की कुर्बानी दी, अपने घराने की कुर्बानी के साथ अपने वतन की कुर्बानी दी, तो ये सारी कुर्बानियाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस पूरे सफ़र के दौरान हमें नज़र आती हैं। और पैगाम क्या मिलता है, मैं समझता हूँ हज़रत इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान ये किया। एक तो हुर्रियत फ़िक्र, जहाँ जहाँ दुनिया में जिस जिस ज़माने के अंदर लोग अल्लाह के नाम और अल्लाह के लाए हुए निज़ाम के लिए कमर बस्ता होंगे और उसके लिए खड़े होंगे, उसके नफाज के लिए जिद्दोजहद करेंगे, और यकीनन इस रास्ते के अंदर आने वाली मुश्किलात और परेशानियाँ उनके रास्ते की रुकावट बनेंगी। उस लम्हे के अंदर जब हौसले टूटते हुए नज़र आएंगे, हर ज़माने की हुर्रियत पसंद के लिए हज़रत इमाम हुसैन का किरदार जो है वो मीनारा नूर के तौर पर रोशनी और रहनुमाई और हौसला अता करता हुआ नज़र आएगा कि अगर अल्लाह के रसूल के उस पाकीज़ा घराने के अफराद जिन्हें अल्लाह कुरान में जिनकी तारीफ़ और तौसीफ़ को मुसलमा करता है, असहाबे रसूल जिनकी इस आला अरफा दर्जे की ताज़ीम करते हुए नज़र आते हैं, और उनसे पूरी उम्मत को अपने अमल से, अपने रवैये से उनका एहतराम करते हुए नज़र आते हैं, वो जो हज़रत इमाम हुसैन का घराना है, वो अज़ीमुल मरतबत अहले बैत जो हैं, अगर वो अल्लाह के निज़ाम के नफाज के लिए और उसके दिफा के लिए जब उसकी हैयत और तरकीब बदली जा रही होती है, उसके अंदर दरारें लाई जा रही होती हैं, और खुदा के निज़ाम के अंदर, खुदा रसीदा निज़ाम के अंदर इंसानों की ख्वाहिशें जो
है उनको शामिल करने की कोशिश की जाती है, तो वो दीन की असल शक्ल को कायम रखने के लिए अपना सारा माल मता, इज़्ज़त, आबरू, वसाइल, अपनी जान, अपनी औलादें, अपने बच्चे सारे जो लेके अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़े हो जाते हैं। और ये रहती दुनिया के इंसानों को बताते हैं कि इस्लाम जो है उसके अंदर तलवार कुफ्र के लिए निकालने की नहीं ज़रूरत, बल्कि किसके लिए ज़रूरत है, वो कुफ्र की बजाय हक के लिए आपको तलवार उठानी है और जुल्म के खिलाफ उठानी है, खा वो कलमा पढ़ने वाला ही जालिम क्यों ना हो। बेशक ऐसे ही है। फतेह साहब, आपसे ये आखिरी घड़ियाँ चल रही हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यस करना चाहूँगा कि एक तो मुहर्रमुल हराम रवादारी का, बहमी मोहब्बत का और क़याम अमन के हवाले से चूँकि साल का शुरू है, तो सूरह तौबा की आयत नंबर 36 जो डॉक्टर साहब ने जिस हवाले से बात की थी, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह, उस आय मुबारक में फरमाया फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, अपनी जानों पे जुल्म नहीं करना। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुहर्रमुल हराम एक दूसरे के मुक़द्दसात का ख़याल रखना है, और जहाँ अहलुल बैत की कुर्बानियों का ज़िक्र है, कौन अहलुल बैत हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अन ज़ैद इब्न अरक़म अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लि अलीय्यिन व फ़ातिमता वल हसनी वल हुसैन अन हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम, कि ए अली और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी मुखातब करके हसन हुसैन से जो मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूँगा, और जो इनसे नफ़रत करेगा मेरी उनसे नफ़रत है। तो हमें बाहमी मोहब्बत को परवान चढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा मुआशरा जो है वो बेहतरीन सिमत की तरफ बढ़ सके। हमारे साथ डॉक्टर पीतारी शरीफ ज़ादा साहब मौजूद थे, फ़िदा रहमान हैदरी साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।